Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful 11 tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से लिख देंगे एक बार भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार मेरे सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। आज बहुत मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि आप लोगों की जो दो डिमांड्स है वो मैं फुलफिल करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं माफी मांगूंगा, ये क्लास जो रीशेड्यूल हुई है, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी मेरे दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपने आप बंद हो गई। फिर जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे डाला, मुझे फिर से उस क्लास को लेना पड़ा, तो इसीलिए क्लास थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई। इसके लिए क्षमा चाहूंगा। पर आज आप लोगों की दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे पूरी होने वाली है। ठीक है, अंजू, अभिषेक, अनिकेत, प्रियांश, खुशी, आलोक, प्रियम, मेरे सारे भाई बहन एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपकी दो रिक्वायरमेंट, कल बहुत सारे बच्चे एक चीज लिख रहे थे, सुनील भैया मैं बायो के बैकग्राउंड से हूं, मुझे लॉग नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। तुमने दिक्कत मुझे बताई, मुझे नहीं पता था ना कि आप लोगों को लॉग नहीं आता। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको लॉग नहीं आता, अब मुझे पता लग गया तो मैं आपको लॉग पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग पढ़ाता हूं। जितने भी दोस्तों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता ये उनको सिखाने के लिए है दोस्तों। तो यहां पर हम अपने दोस्तों को यहां पे लॉग सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायो बैकग्राउंड के, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सुनील भाई हम तो बायोलॉजी से हैं, हमें तो लॉग नहीं आता। तो ये तो भेदभाव हो गया सुनील भैया। भाई मेरे होते हुए तो भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को आज की क्लास में लॉग सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला सरप्राइज तो यह है कि जब हम ये मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का डिस्कशन हो रहा है। यह तो होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको लॉग सिखा दूंगा और आपको जल्दी जल्दी सवाल करा दूंगा इसके। तो जिन बच्चों को भी दिक्कत हो रही थी ना, लास्ट क्लास वाले जो भी पॉइंट्स जहां पे लॉग यूज हुआ है, वो आज मैं यहां पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, ये मैं आपके लिए करूंगा। अब एक और सेकंड सरप्राइज क्या है वो सुनो। अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से पहले ये कर लेना। अब देखो, सबसे पहला सरप्राइज कि बेसिक मैथमेटिक्स सुनील भैया हमको सिखाएंगे, फिर सुनील भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलेंगे। तो यहां पर जितने भी दोस्तों को लॉगरिथम नहीं आता है, मैं आपको वो सॉल्व करना सिखा दूंगा, उससे सवाल जो जैसे बनते हैं वो आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये होगा, ये होगा। इसके बाद दूसरा क्या, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक गाना दूंगा। तो गाना काफी समय पहले बन गया था, उसकी एडिटिंग हुई, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने डाला नहीं। मैंने फिर से कल 4 घंटे दिए, बहुत सारे आइटरेशंस दिए, ऊपर नीचे बहुत सारे अलग अलग गाने बनाए, मुझे गाना अच्छा लगा, उसकी एडिटिंग आज खत्म हो गई है, आपके सामने वो गाना लेके आया हूं। तो पहले एक बार गाना सुनते हैं, एक बार गाना सुनते हैं, गाना सुनेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, इससे आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग गाना सुने और अपना रिवीजन करें। ठीक है, आपका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ मूड फ्रेश हो जाएगा। काफी सारी मेरे दोस्त क्लासें लेके आते हैं, है ना, तो आपके सुनील भैया समझते हैं कि दिन में इतनी क्लासें होती है, स्कूल होता है, तो मैं आपके हर एक दर्द को समझता हूं। थोड़ा सा गाना सुनिए, अपने माइंड को फ्रेशन अप कीजिए, फिर हम आज की क्लास को चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, तो गाने को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों इन 3, 2, 1 एंड लेट्स स्टार्ट। बच्चों सुनो जरा ध्यान से, सॉल्यूशंस के टाइम फिर से मस्त प्लान से, गैस लिक्विड सॉलिड सबकी है बात, एग्जांपल्स के साथ याद हो साथ साथ। गैस में गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बिना फाइट के दोनों करे फ्यूजन, लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म का ड्रॉप, नाइट्रोजन के साथ करे केमिकल हॉप, सॉलिड इन गैस केम4 की राइड, नाइट्रोजन के साथ करे एयर में ग्लाइड। सोलूटे क्या सॉल्वेंट क्या, दोनों मिलके बनाए जादू भैया, गैस हो लिक्विड हो या सॉलिड, एग्जांपल्स याद हो जाए सॉलिड सॉलिड। Gas in liquid, oxygen in water,
मछली भी बोले ये तो कूल मैटर, लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल की मिक्स पानी के साथ करे साइंस वाली फिक्स, सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज का सीन पानी में घुल जाए बिल्कुल क्लीन, सोलूते क्या सोलवेंट क्या दोनों मिलके बनाए जादू भैया, गैस सॉलिड करो या सॉलिड, एग्जांपल्स याद हो जाए सॉलिड सॉलिड। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन की स्टाइल, पलाडियम के अंदर चिल करे वाइल, लिक्विड इन सॉलिड, मर्क्यूरी का स्वैग, सोडियम के साथ बनाए शाइनिंग टैग, सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर इन गोल्ड, ज्वेलरी बनाए दिखाए प्यूरे बोल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कामना करता हूं मजा आ गया होगा सारे दोस्तों को, सारे मेरे भाइयों और बहनों को मजा आ गया होगा इस चीज पे। ठीक है, गाना बढ़िया लगा, अच्छे से रिवीजन हो गया। ऐसे बहुत सारे गाने बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। आपको साल भर में बहुत सारी चीजें ऐसे रिवाइज कराने वाला हूं मैं, है ना। एनिमेटेड वीडियोस और ऐसे ही गाने वगैरह सब आते रहेंगे आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप ऐसे एंजॉय करते करते पढ़ाई करना, पढ़ाई को बोझ मत समझना, एंजॉय करना। आपकी कोई भी दिक्कत होगी उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे बस में होगा मैं करूंगा। ठीक है, बहुत सारी मेरी बहनों ने भाइयों ने मुझे कल मैसेज किया और बोला कि भैया आप सिर्फ कुछ ही बच्चों के भैया हैं क्या, आप हमारे भैया नहीं है क्या, आप हमारे लिए नहीं सिखाएंगे, हमको लॉग नहीं सिखाएंगे। तो मैंने कहा भाई सिखाएंगे आज, तो पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं फिर लॉग सीखेंगे। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं। किससे? कापा से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कापा इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सीमेन मीटर इनवर्स बोथ ए एंड बी। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। आइए, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव। ठीक है, और आप लोगों के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कभी मत समझना कि मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे का भैया हूं और आपका नहीं, ऐसा नहीं। कल मुझे बहुत बच्चों ने जब मैसेज किया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने ऐसा क्यों अज्यूम कर लिया कि हमें लॉग आता होगा, आप कुछ ही बच्चों के भैया हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपने बोला तो मैं लेके आया हूं लॉग, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मेरे को सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। बायो वालों को भी कंसीडर करते हैं हम यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायो वाले बच्चे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कंसीडर देम। ठीक है, मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा था कि 11th में मेरे से पढ़ा होगा ऑब्वियसली केमिस्ट्री, तो 11th में मैंने लॉग पढ़ाया है तो 12th में तो आना ही चाहिए। अब आपने 11th में मेरे से नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, वो भी मैं केस कंसीडर करता हूं जो मैंने नहीं किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 67.96% बच्चों ने सही किया। एनडी, हर्षल, आशीष, ओम, मर्फिया, रुद्रप्रसाद आदि, प्रगति, करण, सैयद, अरहान और साक्षी प्रकाश। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये दोनों ही यहां पर सही है। अब ऐसा क्यों, दोनों ही सही क्यों है? देखिए बहुत सिंपल सी बात यहां पर लगती है कंसेप्ट, कापा और आपका रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो कि ऐसी है। अब रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास होती है ओम टाइम्स मीटर, ये यूनिट होती है, हां या ना? ये ओम इंटू मीटर कैसे होती है सुनील भैया? अरे भाई ये निकालना भी सिखाई थी मैंने, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है जी। तो ये हो जाएगा R इंटू A बाय L इज इक्वल्स टू रो। अगर ये यूनिट हमारे पास ओम में है, ये मीटर स्क्वायर है, अपॉन में ये मीटर है, तो इसकी यूनिट फर्दर क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, हाँ या ना? R इज इक्वल्स टू रो L बाय होता है, तो रो की यूनिट हो जाएगी R इंटू A बाय L, इसकी यूनिट है ओम, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर। अगर हम मीटर में लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास ओम इंटू मीटर। ठीक है,
अब ये 1/ओम इंटू मीटर क्या हो जाएगा कि जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और साथ ही साथ हो जाएगा मीटर इनवर्स। 1/रो है ना, तो 1/ओम इंटू मीटर। अब यूनिट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। एक तो ये ठीक है। साथ ही साथ ओम इनवर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सीमेन और फिर उसके बाद मीटर इनवर्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। और अगर हम लोग यहां पर लेंथ और एरिया को, अगर लेट सपोज यहां पर हमारे पास लेंथ एंड एरिया, यानी कि जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो लेंथ है, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं मेरे बेटा, तो फिर यूनिट क्या हो जाती है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास हो जाती है ओम टाइम्स दी सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारी कापा की जो यूनिट हो जाती है मेरे दोस्तों, वो बेसिकली हो जाएगी हमारे पास, यहां पर ये यूनिट हो जाएगी हमारे पास सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी यहां पर जो लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनटू सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, अगर हमने लेंथ को यहां पे सेंटीमीटर में मेजर किया तो ये ओम इंटू मीटर की जगह ओम इंटू सेंटीमीटर और सीमेन मीटर इनवर्स की जगह सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप समझदार व्यक्ति हैं, समझ गए होंगे इस बात को जी। तो अगर यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार आए भैया लगा दीजिए कि हाँ भाई इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बातें हमसे कर रहे हैं वो सारी हमारी बुद्धि में जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, हनी सिंह नहीं, सुनील भैया, अरे नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव। आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स आपने ले रखा है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है आपके पास, तो आपके लिए इजी होगा। बायो वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग और उनको पढ़ाते हैं, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, ये टॉपिक खुद में बहुत डेप्थ में है कि नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉगरिथम, ये कॉमन लॉग क्या होता है, ये सारी बहुत सारे लंबे टॉपिक्स है। मैं उतना बताऊंगा जितना आपके लिए यूजफुल है ना, उतना हम पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना यूजफुल है, उतना पढ़ेंगे जितना काम आएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना काम आएगा, उतना आपको समझा दूंगा। ठीक है, उतना पढ़ा दूंगा जितना काम आएगा। चलो, अब लॉगरिथम में यहां पर जिस लॉग की हम बात कर रहे हैं, मैं मेजरली यहां पर जिस लॉग की बात कर रहा हूं, कॉमन लॉग की हम लोग बात करेंगे यहां पे। ठीक है ना, कॉमन लॉग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, ये आप समझ के चलना। अब लॉग और एक्सपोनेंट में सबसे पहला तो डिफरेंस बच्चों के दिमाग में नहीं क्लियर हो पाता कि एक्चुअल में ये बीमारी है क्या। तो देखिए, मैं आपको एक सरल तरीके से बताता हूं, जो काम एक्सपोनेंट करता है उसका रिवर्स काम लॉग करता है, जो कार्य एक्सपोनेंट करता है उसका रिवर्स कार्य लॉग करता है। जैसे एक बात समझिए, पहले यह समझिए फिर आप डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए इस नंबर को मैंने बोला 10 है, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेस, और ये है 3, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है सुनील भैया। तो यहां पे 10 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि 10 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट के ऑपरेशन से आया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर मैंने किया तो 1000 आया। ये मेरे पास एक्सपोनेंट का ऑपरेशन कहता है। तो लॉग क्या कहता है, लॉग जस्ट उल्टी बात कहता है। लॉग बोलता है कि भाई एक बात बताओ, अगर इस 1000 का मैं लॉग लेता हूं और ये बेस जो है मेरा 10 है, तो लॉग बोलता है मैं कितनी बार इस 10 को मल्टीप्लाई करूं। उल्टा कि अगर मैं 1000 का लॉग निकाल रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि यह 1000 मेरे पास आया है, ये 1000 को लाने के लिए मुझे 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। तो हम आंसर करेंगे कि 10 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तब जाके 1000 आया होगा। मेरी बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि लॉग बोलता है कि इस 10 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करा
कि मेरे पास ये आ गया। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लॉग। बात समझ में? ये उल्टा गेम खेलता है। एक्सपोनेंट बोलता है 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया, तो ये कहता है कि ये 1000 जो आप लेकर आए हो ये आपने 10 से बनाया, लेकिन 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? तो बोले भैया 3 बार किया। तो ये गया तो 1000 आया, उल्टा गए तो हम ये वैल्यू ले आए। समझ में? रिवर्स ऑपरेशन। तो यही मैंने लिखा है। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम इज द पावर, लॉगरिथम इज द पावर। ये आउटपुट क्या दे रहा है? ये आउटपुट दे रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द पावर ना, यही तो पावर ही तो दे रहा है। इज द पावर टू विच अ बेस नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट अनदर नंबर। ये क्या बोल रहा है? लॉगरिथम इज द पावर, लॉगरिथम इज द पावर, यानी कि ये पावर है जो कि अगर बेस नंबर पे होगी तो ये रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। यही तो है। तो मान लीजिए मैंने 10 की पावर 3 बोली तो 1000 आया, तो लॉग बोलता है कि भैया अगर 1000 का लॉग निकाल रहा हूं तो मैं यहां पे 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1000 आ जाए? तो बोले 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लॉग का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहां पर है ये नंबर है, अब मैं लॉग निकालता हूं तो मैं बोलता हूं भाई लॉग 4 है, लेकिन 4 कहां से आया? 2 से आया। पर मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? तो बोले भैया 2 को इतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए कि 4 है, यानी कि 2 बार। तो व्हाट इज लॉग? ये एक पावर है ना, दैट इज द पावर टू विच अ बेस नंबर, पावर टू विच अ बेस नंबर, पावर टू विच अ बेस नंबर, पावर टू विच अ बेस नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट अनदर नंबर। तो लॉगरिथम वो पावर दे रहा है जो पावर अगर आप बेस नंबर पे लगा देंगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। इससे देखिए, इससे समझिए, अगर इससे भी नहीं आया तो इससे समझ के देखिए। ये 5 का क्यूब 125 है, तो मैं बोलता हूं भाई साहब आपका लॉग 125 अगर आपने लिखा और बेस है मेरे पास 5, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं या उसकी पावर कितनी होनी चाहिए कि 125 आ जाए? तो मेरा आंसर आएगा यहां पे 3, कि भाई आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 125 आएगा। समझ में आया? 5 का क्यूब किया तो 125 आया। तो लॉग बोलता है कि लॉग 125 है, नंबर 5 है, इसको आप कितनी बार दफा मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया 125 आ जाए? तो आपने कहा कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। तो ये एक्चुअल में वो पावर देता है जो पावर आपके बेस नंबर पर अगर चढ़ जाए तो वो एक्चुअल नंबर दे देती है, यानी कि 3 है, बेस नंबर 5 है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है? तो ये लॉग का बेसिक कंसेप्ट है। याद रखिएगा, जहां पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बेस नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर बेस था 10, यहां पर था 2, यहां पर था 5, कोई भी नंबर यहां पर बेस हो सकता है। मैं यहां पर जो नंबर बेस में ले रहा हूं, जो हम केमिस्ट्री में लेंगे, दैट इज बेस 10। हमारे जो मेजर डिस्कशंस होंगे दैट इज विद बेस 10 इन केमिस्ट्री। ठीक है ना? बेस 10 इन केमिस्ट्री। तो आपके लिए स्टैंडर्ड सेट क्या कर दिया मैंने कि जब भी हम लॉगरिथम के सवाल कर रहे हैं, कॉमन लॉग ले रहे हैं, तो बेस 10 लेके सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है भैया? अब देखिए कुछ वैल्यूज याद कर दीजिए कि अगर लॉग में ये बेस 10 है और लॉग 2 की वैल्यू निकालनी है, बेस 10 है लॉग 3 की वैल्यू निकालनी है, बेस 10 है लॉग 5 की वैल्यू निकालनी है, बेस 10 है लॉग 10 की वैल्यू, और बेस 10 है और लॉग 1 की वैल्यू। अगर आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है तो आपको याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, अगर बेस 10 हो। log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है? log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990। ये कुछ कॉमन वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भैया? क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो रही है भाई? तो अगर ये बेस 10 की हम बात करें तो log 2, log 3, log 5, log 10, log 1, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990। ठीक है? 0.6990, 0.3010, 0.4771। डन है? ऑल राइट, डन है। अब मैं आपको वो प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपके काम आएगी। मेजरली आपको जो आपके काम आने वाली है, मैं वो प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूं।
आप सरल भाषा में समझते जाइए। ये स्क्रीनशॉट हमारा लास्ट क्लास से लिया गया है। लास्ट क्लास में जब कैलकुलेशन कर रहा था तो जो बायो वाले बच्चे थे उन्होंने कहा था सुनील भैया ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो मेरे राजा ये ऑपरेशन लगा था, मेरी रानी बेटी ये ऑपरेशन लगा था, जिससे मैंने इनको सॉल्व किया। मुझे लगा आपको आता है, आपको नहीं आता तो मैं अभी सिखाता हूं, तो आप दोनों क्लासेस को लिंक कर पाएंगे। आइए दोस्तों चालू करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि log a और बेस भी a हो, तो इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये a नंबर लाने के लिए मुझे a को कितनी बार, मतलब a को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि a आ जाए? तो ये बोल रहा है कि एक बार। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 10 है और बेस 10 है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये नंबर लाने के लिए मुझे इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 की कितनी पावर होनी चाहिए, 10 की पावर क्या होनी चाहिए कि ये आ जाए? तो 10 की पावर क्या होनी चाहिए बताइए? 10 की पावर क्या होनी चाहिए कि ये आ जाए? ऑब्वियसली 10 की पावर 1 होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जब भी अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि log बेस a है और जिसका log निकालना है वो नंबर भी है, log a है विद बेस a, तो क्या हो जाएगा 1। जैसे log 10 विद बेस 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। याद रहेगा जी? याद रहेगा। दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नंबर दे रखा हो a रेज टू दी पावर n के फॉर्मेट में दे रखा हो, तो इसका log कैसे निकालेंगे? n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय log a हो जाएगा। log a रेज टू दी पावर n है, n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय log a। अब जैसे लास्ट क्लास में हमारे पास ये था, तो ये सारी की सारी बातें बेस 10 पे हो रही है। याद रखना, यहां पे जितनी भी बातें हो रही है सारी की सारी बेस 10 पे हो रही है। तो हमारे पास एक ऐसा नंबर था, देखिए log a की पावर n, तो मैंने इसको क्या लिख देना है? मैं लिखूंगा 20 आगे आ गया इंटू log a इंटू log, ये क्या है? बेस 10 पे log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी बताइए? 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। क्या मैं आपको बेसिक सी बात समझा पाया बेटा? क्या मेरे सारे दोस्त जो बायो वाले हैं इस बात को समझ पाए कि सुनील भैया अगर आपने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराते समय 10 की पावर 20 कंसंट्रेशन निकाल रहे थे, याद कीजिए वो रिएक्शन क्वोशिएंट वाला सवाल था 1/h+ वाला, तो ये वाली वैल्यू आ रही थी, है ना? तो अगर a की पावर n है तो यहां पर क्या हो जाएगा? a की पावर n है तो n log a हो जाएगा। log a की पावर n है तो n log a हो जाएगा, n log a। 20 आंसर आ गया। क्लियर है बेटा जी? अच्छा, अब मेरे प्यारे बायो वाले बच्चों ध्यान से सुनो बेटा, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं a क्रॉस b है, तो आपने क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को सीधा ऐड कर देना है। मेरी बात समझिए, log a टाइम्स b है बेटा, तो आपने क्या करना है? log a प्लस log b कर देना है बेटा। क्लियर है मेरी बात? सरल सी बात है। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल करते दौरान आपके सामने एक ऐसा नंबर आया था 1.3 इंटू 10 की पावर 7, तो बच्चे बोले क्या कर दिया आपने? मैं बताता हूं बेटा। मैं क्या करूंगा? यहां पे लिख दूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो बेस देखिए 10 ही मानूंगा, log 1.3 प्लस ये क्या हो जाएगा? log 10 की पावर 7 हो जाएगा। क्या मेरी ये बात समझने में किसी को दिक्कत? ये दोनों मल्टीप्लाई में, log a क्रॉस b, तो log a प्लस log b। क्लियर है बात जी? इस वैल्यू को लगभग मैंने मान लिया था 1। 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये वाली वैल्यू हो गई 0 प्लस ये कैसे हो जाएगा? log a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? n log। क्लियर है? ये बेस 10 है, अगर नहीं भी लिख रहा हूं तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे 10 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो लगभग क्या हो जाएगी? देखिए मान लीजिए log 1 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 1.3 को मैंने लगभग 1 मान लिया, तो ये हो गया 0 प्लस a की पावर n है, log a की पावर n क्या हो जाएगा? n log a, ये 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 7, अप्रॉक्स आंसर 7। मेरे छोटे भाई बहनों, क्या मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं? ठीक है। उसके बाद अगली बात मेरे राजा ध्यान से सुनिए, log a बाय b हो, यानी मल्टीप्लीकेशन है तो इनमें ऐड हो जाएगा, डिवीजन है तो log a में से आप log b को माइनस कर देंगे। बड़ा ही सरल सा ऑपरेशन है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ये 4 ऑपरेशंस आपको याद होने चाहिए,
कंठस्थ होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। अब आइए कुछ सवाल करने से पहले, जब कल क्लास में अभी सवाल और कराता हूं, तो यहां पे ये मान लीजिए सवाल नंबर पहला है, ये आपका सवाल नंबर दूसरा है, ये आपका सवाल नंबर तीसरा है, ये आपका सवाल नंबर चौथा, ये आपका सवाल नंबर पांचवा और ये आपका सवाल नंबर छठा, है ना। कुछ और सवाल और करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा आप। इस कंसेप्ट को समझते समय बच्चे बड़े दुखी हो रहे थे कि भैया ये जो वैल्यू आपने लिखी है कैसे लिखी आपने, है ना। यहां पर हमको क्या दे रखा था, हमको दे रखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो जो सोल्यूशन का पीएच था वो हमको 10 दे रखा था, याद आ रहा है जी, याद आ रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। मतलब मुझे पीएच को कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में कन्वर्ट करना था, इसके लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पे 10 इज इक्वल्स टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो फर्दर ये माइनस अगर इधर शिफ्ट हो गया तो -10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस हो जाएगा जी। अब इसका अगला स्टेप बच्चों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बच्चे बोले ये कौन सी चीजें आप कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मैं तो बेसिक ऑपरेशन ही लगा रहा था। अब देखिए यहां पर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेस 10 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, यानी इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। लॉग ये कहता है कि इस 10 की, ये वाला जो नंबर है ना हमारे पास, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को लाने के लिए आपने 10 को इतनी बार मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। आप इससे कंपेयर करा के देखो, आपको मेरी बात में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये लॉग बेस 10 1000 है, तो मैंने बोला 1000 लाने के लिए मुझे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 10 की पावर 3, तभी तो 1000 आया। मैं कह रहा हूं लॉग 1000 है, बेस 10 है, मैं कह रहा हूं 1000 लाने के लिए मुझे 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 बार। उसी प्रकार से मैं यहां पर कहूंगा कि यहां पर मुझे ये H प्लस लाने के लिए 10 को, 10 की जो पावर थी वो -10 हुई होगी, तब जाके ये आया होगा। तो क्या मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं कि ये जो 10 है, ये जो बेस है, इसकी पावर -10 थी, तब जाके ये आया। अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे मैं लिख देता हूं तो इसका क्या मतलब है, 1000 लाने के लिए 10 को 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ा तो ये आया, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ा तो 1000 आया। इस बात से कितने छात्र मेरे अलाइन होते हैं बताइए। अरे 10 को, ये मतलब 1000 लाने के लिए 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार हुआ, यानी 10 की जो पावर थी वो 3 थी, तब जाके 1000 आया। उसी चीज को यहां पर आप लोग कंपेयर करवाइए कि 10 की पावर क्या रही होगी, -10 रही होगी, तब जाके H प्लस आया होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई थी। इस तरीके से निकालना था, ये हो जाएगा, मोलैरिटी में था तो मोलर हो जाएगा। समझ में आई बात, लास्ट क्लास से आप लोग कनेक्ट कर पाए जी, कर पाए। चलिए अब आइए बेटा, मैं आपसे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लूंगा, मुझे इसका आंसर बताइए। छोटी सी बात क्या मैं कनेक्ट करवा पाया क्या, अरे भाई ये बेसिक सी बात क्या मैं आपको कनेक्ट करवा पाया, क्या मैं आपके दिल तक पहुंच पाया, हां चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ बेसिक सवाल आप लोग लगा लीजिए मेरे दोस्त, मुझे फटाफट से सवाल नंबर दूसरे का आंसर कमेंट सेक्शन में, अरे वाह क्या बात है, 2 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं इसको कंसेप्ट समझ के भी कर सकता हूं और मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। मेरा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी भी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अब इतनी हो गई होगी, अरे 100 लाने के लिए 10 ने कितनी बार, यानी 10 की क्या पावर रही होगी, या 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 100 आ जाए। भाई ये जो log 100 है, यानी कि 100 लाने के लिए 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना पड़ा होगा, 2 बार। आंसर 2। एक तो ओरल हो गया और एक हो गया मेथड से समझना, कि भाई अगर आपने बोला है कि यहां पे बेस 10 है और ये हमारे पास 100 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सुनील भैया, इसको मैं लिख सकता हूं बेस 10 है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब log a की पावर n क्या हो जाएगा मेरे राजा, यो
ए आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 10 पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 2 क्रॉस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। अब ये 1000, अरे भाई 1000 लाने के लिए 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। पर भैया आप इस तरीके से समझाइए, तो मैं इस तरीके से भी समझा देता हूं। भाई साहब ये 1000 हो गया, इस 1000 को आप क्या लिख सकते हैं कि भैया बेस 10 है और 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अरे भाई तुमको क्या हो गया, ठीक है भैया, तो ये 3 आगे आ जाएगा इनटू लॉग बेस 10 पे लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर बेस 10 है, लॉग ए विद बेस ए, लॉग 10 विद बेस 10 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 मेरे राजा 3 इसका आंसर है। क्या सभी का आंसर 3 आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 3 आ रहा है, वेरी गुड, बधाई हो। अगला, ये वैल्यू तो अभी मैंने आपको याद करवाई थी, ये वैल्यू होती है हमारे पास 0 और ये वैल्यू हमारे पास होती है 1। 0.1 की वैल्यू आप निकाल के मुझे बताइए। अब मेरे बायो के जो बच्चे, क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं बेटा? क्या मैं आपको यहां पे कनेक्टेड फील करवा पा रहा हूं? अच्छा ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा करता हूं 0.1 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, तो ये मेरे पास बन जाता है बेस 10 है और ये हो जाएगा 1/10। अब log a/b कितना होता है सुनील भैया? ये होता है, अब जनरल केसेस में हमें ना ये बेस 10 को लिखते ही नहीं है, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि 10 होगा, तो आप आदत डाल दीजिए यहाँ पे बेस 10 ना लिखने की, एक ही मतलब है, ठीक है। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, अगले एग्जाम्पल से नहीं लिखूंगा। तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 -1, आंसर आएगा -1। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है जी? चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। हमारे पास ये जो सवाल है, ये हमारे पास है सवाल नंबर 7वां, उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 8वां, ये हमारे पास है 9वां और ये हमारे पास सवाल नंबर है 10वां। मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए जल्दी से, अब यहां पर अगर log 2 क्रॉस 5 दे रखा है और मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे करना है। अब मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको ऐसे करना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। देखिए आप बहुत लॉजिकल बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोग इजीली कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि सुनील भैया इसको एक तरीका ऐसे भी तो है कि यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस 10 है, तो log 10, तो log 10 की वैल्यू सीधा कितनी हो जाएगी 1। 2 क्रॉस 5 क्या होता है 10 होता है, तो 10 की वैल्यू 1 होती है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो log 2 की वैल्यू कैसे, देखो log 2 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, यानी कि log 10 की वैल्यू 1। दूसरा तरीका log 2 क्रॉस 5 यानी कि log a क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b। अब यहां पर इन दोनों की वैल्यूज अगर आपको याद हो तो 0.3010 और 0.6990, 0.3010 और 0.6990, 0.3010 प्लस 0.6990, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 0, 9 और 10, 9 और 1 तो हो जाएगा 10, 0 हासिल लगी 1, ये हो जाएगा फिर से 10, 0 हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, 0 हासिल लगी 1, 1.0000, यानी कि 1 आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। log 100/10, अब ये आपको बोल रहा है आप ऐसे करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी log 100 और 10 की वैल्यू आपने यहां पे निकाली, बार बार क्या निकालनी, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यहां पे आप बोलेंगे 2, यहां पे बोलेंगे 1, तो ये हो जाएगा आंसर हमारे पास 1 है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, इसका एक और तरीका क्या है, एक 0 से एक 0 काटो, log 10 की वैल्यू 1 होती है। समझ पा रहे हैं, मैं आपको कंसेप्ट दे पा रहा हूं। अब log 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 log 3, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771, ये देखिए 0.4771, बस यहां पर 0.4771 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। log 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 log 3, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 4 कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14, 15 5 कैरी ऑन 1, 2 4 जा 8 और 9, 0.9542।
यस 0.9542 आंसर आएगा। log 1/1000 तो सीधी सी बात है log 1/1000 का मतलब है log 10 बेस पे 1 माइनस ये 10 अब मैं लिख नहीं रहा, आप समझ गए होंगे बेस 10 है तो log 1 माइनस log 1000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log 10 की पावर 3। log a बाई बी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हम मान लेंगे 0 माइनस log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। फर्दर 0 माइनस 3 log 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मैं कामना करता हूं मेरे दोस्तों आपको ये बात क्लियर होगी। यस 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 फातिमा, साक्षी, दिव्या, श्लोक, रोजी, शार्लिन, पूजा, भूमिका, अब मेरी प्यारी बहनें क्या मुझसे खुश है? अब तो मेरे को राखी बांधोगी ना सारी की सारी? अरे भाई अब तो राखी बांधोगी ना, या अभी भी गुस्सा हो? अब तो तुमको सिखा दिया, अब तो राखी बांधोगे कि हाँ भैया अब आपको राखी बांध देंगे, या अभी भी गुस्सा हो? अब ऐसे मत करना, राखी बांध देना, ठीक है? तो यहां पर मैं जितना लॉग तुम्हारे काम का है वो लॉग तुमको पढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा तुमको लॉग पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो कंसेप्ट तो बहुत डीप में है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा वाइड हैं और कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए, सही करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो इट हैज काफी सारी एप्लीकेशंस बेटा, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जितना है उतना मैंने आपको बताया, ठीक है? चलो एंटी लॉग के बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे यूज करना होता है। एक बार यहां तक, अभी यहां तक का काम होना चाहिए हमारा सॉर्ट, यहां तक का काम सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? चलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, सारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे चलते हैं और सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब यहां पर इस चीज को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, वो रट लेते हैं और शायद 1 महीने बाद फिर भूल जाते हैं। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप कभी इस चीज को भूलेंगे नहीं, बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। अब पहले जो जो चीजें बची है, एनसीईआरटी वाला पार्ट है, वो सारी चीजें बताऊंगा, फिर मेजरमेंट पे आएंगे। अब थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं, जो जो चीजें बची हुई हैं उनको खत्म करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो एक शॉर्ट रिकैप से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आगे जाके मैं इन टर्म्स को वापस बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, आपको यह इमेजिन करके चलना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपको यह इमेजिन करके चलना है। मैं रिवीजन करा रहा हूं, जिनको नहीं आया होगा फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो आप यहां पर एक चीज इमेजिन करिए कि ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये आपके पास एक दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर में बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनका एरिया ये रहा, ठीक है? और इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये L ये रही, समझिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपके पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये इनका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन इलेक्ट्रोड, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोड। व्हाट इज L? इनके बीच की डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज L। अब मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि ये लेंथ जो है ये मैंने बेसिकली 1 सेंटीमीटर ली और एरिया जो मैंने यहां पर लिया वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। यानी इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों मिलके यहां पर एक एरिया, ये एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे होंगे। ये एक वॉल्यूम क्रिएट किया ना, एक स्पेस क्रिएट किया। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है? तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी यहां पे कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा, वो आएगा एरिया इंटू लेंथ से। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इसके बीच में जितना इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लेंथ है। इसके बीच में ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है, यहां पे पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा।
तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकलेगा? एरिया इंटू लेंथ। मैं मान के चलता हूं एरिया यहां पर 1 है, लेंथ भी यहां पे 1 है, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर। मेरी बात समझ में आ गई? इतना इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड होगा। कितना इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड होगा यहां पे? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होगा यहां पे बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मिलीलीटर होगा। इतना माल यहां पे भरा हुआ होगा। तो अब मेरी रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी मेरे पास होती है R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू R A बाय L होता है। दोनों की वैल्यू को 1 पटक दीजिए तो ये R के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस हो गया। और रेजिस्टेंस कितनी मात्रा के इलेक्ट्रोलाइट में? रेजिस्टेंस किसके अंदर? इस इलेक्ट्रोलाइट में। कितना इलेक्ट्रोलाइट है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हम यहां पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपको कोई बोलता है रेजिस्टिविटी डिफाइन करिए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, तो आप सीधे सीधे उसको यह बताएंगे कि जब हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर होगा। ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। तो रेजिस्टेंस किसको लग रहा है? रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा ना। तो यहां पर हम बताएंगे रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट दैट इज ऑफर्ड टू ऑल आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो इस 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में है। मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये कैसे आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर कैसे आया? ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर हो जाएगा। ये वैल्यूज को अगर मैंने यहां पुट करा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो वो रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट को फेस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, दैट इज कॉल्ड एज माय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कैसे रिलेटेड है फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सो दिस इज कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। अब इसी तरीके से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? जस्ट यही कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन काफी है, कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए काफी है। तो कंडक्टिविटी को हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू G इंटू L अपॉन A, वेयर G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन में A। इतनी बात मैं कामना करता हूं सभी को समझ में आ रही है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये हमारे पास हो जाएगा K इज इक्वल्स टू G L अपॉन A हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, 1 बाय R इंटू L अपॉन A या फिर G इंटू L अपॉन A हमारे पास कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। अगेन कंडक्टिविटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो अगेन इट इज द कंडक्टेंस दैट इज ईज इन द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सेम इसी चीज को अगर इसको समझाऊं मैं, इसी कंडीशन में अगर मैं यहां पर कंडक्टिविटी समझाऊं तो रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा। रेजिस्टिविटी कहती है कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के अंदर जो भी अवरोध आएगा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को, जब वो फ्लो करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो उनको जो भी अवरोध आएगा दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इसका जस्ट उल्टा कहता है कंडक्टिविटी कि कंडक्टेंस दैट इज ईज इन द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि यहां पर प्रेजेंट होंगे, जस्ट उल्टा। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक, अब देखिए इसके बाद हम इसके फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। मैंने साथ में रिलेट करवा रहा हूं दोनों को, ठीक है ना, साथ में रिलेट करा रहा हूं, ध्यान से समझना।
तो सबसे पहला फैक्टर जो कि कंडक्टिविटी को या रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है, टोटल यहां पे 4 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहां पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उससे डिफाइन होगी आपकी उससे डिफाइन होगी आपकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। भाई आप जिस इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना रहे हैं वो डिफाइन करेगा ना कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, रेजिस्टिविटी कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूज करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से आयंस में टूटेंगे और वीक वाले जो है पार्शियली टूटेंगे। तो स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा आयंस बनाएंगे एज कंपेयर टू वीक, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl हो गया, NaCl हो गया, ये ज्यादा आयंस देंगे, ज्यादा आयंस देंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, और ज्यादा कंडक्टिविटी होगी तो रेजिस्टिविटी जस्ट उल्टी हो जाएगी, लोअर रेजिस्टिविटी हो जाएगी, काम खत्म, सिंपल, जस्ट उल्टा गेम चलाओ। तो सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपकी कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट आपकी स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रोलाइट आपकी वीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट होंगे तो ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी, जस्ट उल्टा लोअर रेजिस्टिविटी। वीक आयंस में आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। हमेशा साथ में लेके चलो तो तुमको याद रहेगा। मैं खुद ऐसे ही याद करता था इसलिए मेरे को याद था। ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इस पे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब सोच के देखो, कंसंट्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट के आयन ज्यादा होना, ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब ज्यादा आयंस होंगे, इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी अगेन। तीसरी बात, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मान लीजिए मैं बढ़ा देता हूं, तो मैंने आपको तब भी बताया था रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, तो मेरी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और मेरी रेजिस्टिविटी घटेगी। ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रही है, उस पर अप्लाई होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेटेलिक कंडक्टर्स, हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, याद रखना। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री में है हम। तो टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आयन ज्यादा तेज मूव करेंगे, ज्यादा तेज मूव करेंगे, कंडक्टेंस ज्यादा होगी, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी घट जाएगी। मोबिलिटी ऑफ आयंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जितना छोटा चार्ज होगा उतना आसानी से मूव करेगा, जितना बड़ा चार्ज होगा मूव करने में उसको दिक्कत होगी। तो स्मॉलर एंड फास्टर आयंस इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड डिक्रीजेस द रेजिस्टिविटी। जितने छोटे आयंस होंगे उतने तेज दौड़ेंगे, जितने बड़े आयंस होंगे उतने धीरे दौड़ेंगे। छोटा आयन है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम। हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे, ये एक ज्यादा दूसरा कम। फैक्टर्स याद होने चाहिए। सिंपल सा टॉपिक था, कामना करता हूं क्लियर हो गया होगा। इतनी छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं तो एक बार आई भैया लगा दीजिए। देखिए मैं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए पढ़ा रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं, कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, नंबर तो आ ही जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अब एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, जल्दी से बता दीजिए भैया। हेडलाइन में रेजिस्टिविटी की, अच्छा भाई मैं खुद टाइप करता हूं, हो सकता है रेजिस्टिविटी, हाँ 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 ठीक है ठीक है, माफी चाहूंगा भाई। भाई देखो यार मैं खुद टाइप करता हूं, हो जाती है गलतियां कभी कभी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, माफी चाहूंगा मेरे भाई, कोई बात नहीं। चल क्लियर है भाई, क्लियर है, डन है, सॉर्टेड है। चलो अब देखिए एनसीईआरटी की ये वाली जो टेबल है, इससे हम क्या समझते हैं। एनसीईआरटी की अगर ये वाली टेबल हम देखते हैं तो ये हमको क्या बताती है। देखिए यहां पर अगर आप एनसीईआरटी की इस टेबल को देखें तो आपको बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। इन्होंने ना मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, कम है, मीडियोकर है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हमारे पास हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सीमेन मीटर इनवर्स में इन्होंने मेजर किया हुआ है, सीमेन मीटर इनवर्स में इन्होंने मेजर किया हुआ है। अब अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं वैसे यहां पे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये ठीक है, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, वहां पे दे रखा है ये डेटा। चलिए आइए फोकस करते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखिए यहां पे सोडियम की 2.1 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ये देखिए इतनी हाई हाई कंडक्टिविटीज है। और एक्वस सॉल्यूशंस जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटल है,
ठीक है ना। तो ये मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और ये वाला जो पार्ट है मेटेलिक कंडक्टर्स का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे दोस्त? तो ये वाली टेबल मेटेलिक कंडक्टर्स की है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की है, ये नॉन मेटल है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है हमने, क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड दे आर नोन एज कंडक्टर्स। तो अगर आपसे मान लीजिए असर्शन रीजन का सवाल आता है या एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सिंपल समझदारी वाली बात है। मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी चीज, सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट की वैल्यू भी दे रखी है, कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट, और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो होते हैं जैसे कि पॉलीएसिटाइलिन, सबसे पहले जो पॉलीएसिटाइलिन था उसी के ऊपर ही ये टेस्ट किया गया था कि वो भैया इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है। तो ध्यान से सुनना, कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट, ये एनसीईआरटी के अंदर स्टार बना के जो नीचे दे रखा है वहां से लेके आए, पॉलीएसिटाइलिन, पॉलीएनिलीन, पॉलीपायरॉल, पॉलीथायोफीन, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होंगे। एक्सेप्शंस हमारे दिमाग में होने चाहिए, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीएसिटाइलिन, पॉलीएनिलीन, पॉलीपायरॉल, पॉलीथायोफीन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंटर ये था, दूसरा पॉइंटर ये था, ये स्टार लगा लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में लिखी है। अब क्या एक्चुअल में सुपर कंडक्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, मैग्लेव ट्रेन वगैरह ये सब चल रही है, इनमें यूज किया जाता है। अब सुपर कंडक्टर्स जो है ना, अभी उसमें रिसर्च चल रहा है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है, सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आप लेके जा रहे हो और वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी 0 हो और कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ध्यान से देखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अगर मैंने आपसे सवाल पूछा कि ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट है, तो आंसर इज सुपर कंडक्टर्स। ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 है, दीज आर सुपर कंडक्टर्स, है ना। तो इनको अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या उसके नीचे लेके चले जाओगे तो दे विल बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। अब इसका यह मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है और रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। दैट इज द रियल मीनिंग। ठीक है बेटा, चलो अब टेबल में आगे चलते हैं। तो उससे हमारे पास 2 पॉइंटर्स और आते हैं और इन पॉइंटर्स को हम पढ़ते हैं। तो यहां पे 2 और कैटेगरी के मटेरियल्स हमारे पास हैं। देखिए टोटल 3 कैटेगरी बनेगी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में फर्दर 2 तरीके कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। ये नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी आप कह सकते हैं, नॉन मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कंडक्टर, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये भी नॉन मेटेलिक कंडक्टर है, ये भी नॉन मेटेलिक कंडक्टर है, तो ये भी दिमाग में होने चाहिए। तो 3 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और कंडक्टर्स यूजुअली यहां पर हम 3 तरीके के देख रहे हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक, उसके बाद इंसुलेटर्स, जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, सेरेमिक, दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी एंड आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। यहां पे आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये पावर वहां पे 10 की पावर 3 में चल रहा था गेम, यहां पे देखिए 10 की पावर -16, 10 की पावर -18, ऐसा चल रहा है, इतनी कम वैल्यू आ रही है। तो ये इंसुलेटर। और एक ज्यादा वैल्यू और एक कम वैल्यू के बीच की जो वैल्यू आती है, जैसे कि 1 × 10 की पावर -7, 1.5 × 10 की पावर -2, 2
इनको बेसिकली हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में था, सॉलिड स्टेट में, चैप्टर ही उड़ा दिया, कोई ना। तो सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, डोप्ड सिलिकॉन। डोप्ड सिलिकॉन का मतलब होता है कि सिलिकॉन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब आपको उसमें नहीं जाना कि पी टाइप एन टाइप क्या, नहीं उसमें नहीं जाना अभी। एंड गैलियम आर्सेनाइड हैव कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स एंड दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है। क्लियर है बात? जी सुनील भैया, चलो आए भैया लिख दो, यहां तक आ गया तो समझ में। अब मेजरमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमने एनसीईआरटी के मेजरली जितना जहां तक हम आए वहां तक सब कुछ कवर कर लिया। थोड़ा आगे चलते हैं। आप कहां से हो? अनुषा नहीं बताएगी। अनुषा, उसका मन नहीं है। क्यों बताए वो? अनुषा कहो मैं मार्च से हूं, आ जाओ मेरे से मिलने। अनुषा बेटा एक बार कमेंट में लिख दो मैं मार्च से हूं, जल्दी से। सारे के सारे सपोर्ट करेंगे अनुषा को। अनुषा ओपी इन द चैट बॉक्स। अनुषा मेरी प्यारी बहन लिख दो मैं मार्च से हूं। जल्दी अनुषा कमेंट सेक्शन में लिख दो मैं मार्च से हूं, वरना ये भाई हमारे नहीं सुधरेंगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। अनुषा बेटा लिखो मैं मार्च से हूं, नहीं बात करूंगी। लिखो 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 लिखो। अनुषा कहां गई? अनुषा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो अनुषा। हाँ अनुषा बेटा एक बार फटाफट लिखो। हम अनुषा को सपोर्ट करते हैं। अनुषा हमारी बहन है, हम अनुषा को सपोर्ट करेंगे। अनुषा हमारी बहन है, हम अनुषा को सपोर्ट करेंगे। एक बार लिखेंगे फटाफट से मैं मार्च से हूं। वो देखो लिख रहा मरकरी। अरे भाई सबसे आगे है, धूप से जल जाएगा तू। शीरोट, वाओ ओपी गुड, बहुत बढ़िया अनुषा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा अलग ही यार क्या चल रहा है यार। मैंने तुमको इतनी बार बताया, मैं भी आया था प्यार मोहब्बत वाली चीजों में 11वीं में, समय बर्बाद हुआ, नहीं किया फिर 12वीं में। कंट्रोल करो इमोशंस को। वो देखा है, ऊंट बोल रहा था, घोड़ा देखा है? घोड़ा ऐसे ना, घोड़े की तरह ऐसे कर लो भाई कि सीधे ही देखना है बस, सिर्फ स्ट्रेट। तुम जो है चमकादड़ बन गए हो, 360 डिग्री घुमानी मुंडी, हर जगह देखना क्या हो रहा है। घोड़ा बन जाओ, घोड़ा, सामने, सिर्फ सामने। पढ़ाई 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 नहीं, मैं तो चमकादड़ हूं, गर्दन चारों तरफ घुमाऊंगा, सबको देखूंगा, सबसे बात करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, नॉटी बॉय हूं। नॉटी बॉय से याद आया मुझे हसमुख लाल। हाँ लड़की का चक्कर नहीं भैया, बहन है तुम्हारी। वो शपथ नहीं लेते हो गए यार तुम लोग स्कूल में हैं? ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं भी बोलता था, तो कुछ हमारे ऐसे टावर थे तो वो बोलते थे ऑल इंडियाज आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर वो लड़का कहता था एक्सेप्ट 1000। मैं कहता शर्म आ रही तेरे को है बेशरम, ऐसे बोल रहा है। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट 1। ये तो हो गई लॉयल्टी, समझदारी। तो सभी भारतीय तुम्हारे भाई और बहनें हैं, एक को छोड़ के, जिससे तुम्हारा ब्याह होगा। बाकी सबको बहन या माता की नजर से देखना चाहिए तुमको, तो तुम्हारा सत्कर्म हुआ। नहीं, मैं तो सबसे बात करेगा, नॉटी बॉय हूं मैं, है ना। बस बर्बादी का रास्ता तुमने खुद चुना है, बर्बादी के रास्ते पे तुम खुद आए हो, फिर कहते हो हम बर्बाद क्यों होते हैं, तो आबाद होगे क्या। वो देखो एक्सेप्ट 10 के कह रहा, अरे शर्म कर जा राजा, शर्म कर जा। सारी बहनों के लिए ऐसे बोल रहा है, यहां पे बहनें भी हैं, ऐसी बातें मत करो। ये देखो नोटी हसमुख लाल हंसते हंसते आया क्लास के अंदर, और देखो क्या सवाल पूछता है हसमुख लाल। हसमुख लाल ने सवाल किया सिमाइला दीदी से, सिमाइला दीदी एनसीईआरटी के अंदर ये प्रॉब्लम दे रखी है, बताइए हम इसका सलूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरी बात सुनिए मेरे दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम पहले तो आई क्यों, मैं आपको वो बताता हूं। अभी हमें मेजर करना है कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, तो वो बेसिकली क्या होता है, G इंटू एल अपॉन में A होता है। G जो होता है ये हमारे पास होता है 1 अपॉन R इंटू एल बाय A।
तो अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो सबसे पहले यह मेजर करना है और उसके बाद यह मेजर करना है। आप मेरी बात से अग्री करते कि नहीं करते? अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा और फिर मैं L/A मेजर कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। पर अब यहां पर हसमुख लाल जी एक सवाल पूछते हैं और प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और कहते हैं कि भैया यहां पर इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। प्रॉब्लम्स क्या है ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ बढ़िया चल रहा है, चलो ध्यान से देखिए हसमुख लाल जी क्या बोलते हैं। वी नो दैट accurate measurement of any unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge। वो कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो मैं उसका एक रेजिस्टेंस मेजर कर लूंगा। तो वो बोलता है कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन, अब प्रॉब्लम यह कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आ गए, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज लगाना होता है। अब हम केमिस्ट्री वाले आ गए, हमने बोला एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लोगे? तुम कहोगे कि हां, हम कहेंगे नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्या करना पड़ेगा वो हम बताएंगे। सुनो, अब केमिस्ट्री वाले बताएंगे। However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems। दो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। पहला, passing direct current changes the composition of solution। हसमुख लाल प्रॉब्लम्स बता रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम वो बताता है, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire of a solid conductor। अब ये क्या है? ये दो प्रॉब्लम्स लेके आया है। हसमुख लाल कह रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बोलता है कि रेजिस्टेंस मेजर करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर लेंगे। पर व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कोई वायर थोड़ी है, तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कैसे घुसेड़े व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर? अच्छा, अगर हम सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा भी दें तो वहां पर हमको जो सोर्स ऑफ करंट है वो डीसी से हटा के क्या करना पड़ेगा? भाई व्हीटस्टोन ब्रिज उन्होंने बोला, हमने लगाया, फॉर एग्जांपल इन केस अब यहां पर मैं जो करंट का सोर्स यूज कर रहा हूं तो मैं डीसी तो यूज नहीं कर सकता, और दूसरा हम इसको डायरेक्टली भी नहीं रख सकते रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं सिमाइला कि यहां पर अगर मुझे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मैं करूं कैसे? मैं उसको डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा नहीं सकता। मान लो मैंने किसी तरीके से लगा दिया तो वहां पर मुझे डीसी करंट नहीं देना है, क्योंकि डीसी करंट दूंगा तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? सिमाइला बोलती है देखो इसके सॉल्यूशंस है हमारे पास। तो सिमाइला यहां पे सॉल्यूशंस लेके आएंगे। पहला बोले जब भी आपको यहां पर कुछ भी मेजर करना हो तो एसी का इस्तेमाल करो डीसी की जगह। क्यों? क्योंकि डीसी का इस्तेमाल करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। जब भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, कंडक्टिविटी मेजर करनी है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो आपकी इलेक्ट्रोड्स डली हुई हैं उनको जो इलेक्ट्रिकल पावर आप दे रहे हैं दैट शुड नॉट बी, या जो आप करंट दे रहे हैं दैट शुड नॉट बी डीसी, दैट शुड बी एसी। एसी देना है, डीसी नहीं देना। एसी देना है, डीसी नहीं देना, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट देना, डायरेक्ट करंट नहीं देना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो भी मेजरमेंट हम करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, डायरेक्ट करंट नहीं देंगे। डायरेक्ट करंट देंगे तो हम मेजर जो भी करने जा रहे हैं वहां पर मेजरमेंट तो नहीं होगी, उल्टा इलेक्ट्रोलिसिस होने लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर हम कोई चीज मेजर करने जा रहे हैं, अगर आपने डीसी दे दिया तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो पहला तो ये। अब दूसरा, आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं लगा सकते। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि डीसी यूज करते तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, डीसी यूज कर रहे हैं तो डीसी हटाओ, एसी लाओ। दूसरा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्टली थोड़ी लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं हम इसको? तो यहां पर उन्होंने बोला एक स्पेशली डिजाइंड वेसल हम लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी सेल। और इसको अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करेंगे। मतलब आप डायरेक्ट जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ, कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आ गए? डीसी यूज नहीं करना, एसी यूज करना है ताकि इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस ना हो। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे हम
इसको कनेक्ट करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल को हम यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे और इसके माध्यम से हम लोग यहां पे रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों का सवाल सबसे पहला, हसमुख लाल का अभी भी एक और सवाल आता है, व्हाई नो इलेक्ट्रोलिसिस हैपेंस व्हेन वी यूज एन एसी सोर्स। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा कि यार एसी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, डीसी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। एसी के साथ क्या होता है ना, बार बार पोलैरिटी चेंज होती रहती है, एसी बार बार चेंज होता रहता है, तो इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे बार बार ऐसे आयंस एक्यूमुलेट नहीं होते। बार बार इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी चेंज होगी तो आयंस एक्यूमुलेट नहीं होंगे। होता क्या है, एनोड पे जाके आनायन बैठता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैथोड पे जाके कटायन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये डीसी केस में होगा। लेकिन अगर आपने एसी दे दिया तो बार बार ये इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो आयंस कहीं पे भी जाके जमा नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो यही लिखा है मैंने, इन एसी द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू विच नो डिपोजिशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड्स, जिसकी वजह से कोई भी डिपोजिशन नहीं होता आयंस का इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब जब आयंस का डिपोजिशन ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम इन द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ आयंस अगर 100 थे तो 100 के 100 ही रहेंगे, ना तो कैथोड पे कटायन चिपक रहा है, ना एनोड के ऊपर अनायन चिपक रहा है। ठीक है, एंड हेंस कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स द कांस्टेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मैं सिंपल सी आपको यह बात कह रहा हूं कि अगर आप एसी यूज करेंगे तो बार बार पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रोड्स की चेंज होती रहेगी। तो अगर हमारे पास मान लीजिए अनायन एनोड पे जा रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनोड के ऊपर एक मेटल लगाए जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सोल्यूशन में आयन की तरह गया, और एक कटायन यहां से जो है कैथोड पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसा अभी तक हमने पढ़ा है। तो यहां पे आयंस घटते हैं ना, घटते हैं, ऑब्वियसली घटते हैं। लेकिन अगर आप एसी यूज करेंगे तो बार बार डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज होगा, तो यहां पे आयंस की डिपोजिशन किसी एक इलेक्ट्रोड पे हो नहीं पाएगी। नंबर ऑफ आयंस जो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब आपकी कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ना तो उसका डिकम्पोजिशन होगा और ना ही, यानी ना तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे, कंडक्टिविटी सेम रहेगी। और हमें कंडक्टिविटी तो मेजर करनी है ना, तो हम चाहते हैं कि हम यहां पर एसी यूज करें ताकि कंडक्टिविटी सेम रहे। अभी हम डीसी यूज कर लेते तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे, कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये समझदारी मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली बात से समझ आ गया होगा। समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो, तो सुनील भाई अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हमें यहां पर क्या मेजर करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और L बाय A मेजर करना पड़ेगा। दो चीजें मेजर करनी पड़ेगी। अब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने बताया कि जो भी हम पावर सोर्स यूज कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो एसी होना चाहिए, और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहां पर क्या यूज करेंगे? वी विल यूज कंडक्टिविटी सेल। तो आइए कंडक्टिविटी सेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल, है ना। ये आपके पास मान लीजिए कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है। और कंडक्टिविटी सेल के अंदर मान लीजिए आपके पास दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, है ना। आपके पास यहां पर क्या है? दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या ये? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स। ठीक, ये हमारे पास क्या है? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं। और यहां पर हमारे पास क्या है? ये पूरा का पूरा जो यहां पर हमारे पास भरा हुआ है, ध्यान से 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ईमानदारी से बस मेरी बातों को सुनते जाइएगा, अच्छे से मेरी बातों को सुनते जाइएगा।
तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगी जिसका हमको कंडक्टिविटी मेजर करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट को मैं किस में डिसॉल्व किया हूं, देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करनी है, पर इलेक्ट्रोलाइट को मैं ऐसे पानी में डिसॉल्व करा रहा हूं जिस पानी की कंडक्टिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से मतलब है, मुझे पानी की कंडक्टिविटी उसमें ऐड नहीं करानी है। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करा रहा हूं इन कंडक्टिव वाटर। कंडक्टिव वाटर बेसिकली क्या होता है, या कंडक्टिविटी वाटर बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक ऐसा पानी है, ये एक ऐसा पानी है जिसकी लो या फिर नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में आएगा, आपने इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे पानी में क्यों डिसॉल्व कराया जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है? मुझे किसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी है भाई? मुझे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करनी है, मुझे पानी की कंडक्टिविटी थोड़ी उसमें ऐड करवानी है, मुझे प्योर सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करना है। इसलिए मैंने इसको ऐसे पानी में डिसॉल्व कराया जिसमें पानी की वजह से कंट्रीब्यूशन कंडक्टिविटी में 0 हो लगभग। उसके बाद यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, ये जो इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, दीज आर बेसिकली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज करते हैं? आप बहुत समझदार हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है इसीलिए यूज कर रहे हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है इलेक्ट्रोड्स का ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे दिख रहा है तुमको, पर ये ऐसे होगा क्रॉस सेक्शन। मान लो ये ऐसे दिख रहा है ना, यू है, तो क्रॉस सेक्शन कैसे होगा? समझ रहे हो? इसको इमेजिन कर पा रहे हो? यू, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहां पे इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी ए, और इस इलेक्ट्रोड में इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज एल। छोटी सी बात समझा पा रहा हूं? ये कंडक्टिविटी सेल है मेरे पास, इस कंडक्टिविटी सेल में 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, ये इनका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैंने कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व किया है, बिकॉज एक ऐसा पानी मुझे चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल या 0 हो, ताकि मैं इलेक्ट्रोलाइट की प्योर कंडक्टिविटी मेजर कर सकूं। अब मुझे कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बताइए। अगर मुझे मेजर करना है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मेरे राजा मुझे क्या चाहिए? सुनील भाई, अगर आपको कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर करना है तो आपको कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस टाइम एल बटे में ए, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बातों से यहां पर 110% कन्विंस्ड हो गए? आपको कापा इज इक्वल्स टू 1 बाय आर टाइम्स एल बाय ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं एक तो ये चीज कैलकुलेट करूंगा, दिस इज फर्स्ट, और दूसरा मैं ये कैलकुलेट करूंगा, दिस इज सेकंड। अगर ये 2 चीजें मैं निकाल लेता हूं तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर कर पाऊंगा बड़ी आसानी के साथ। अब रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला? अननोन रेजिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है, इसका रेजिस्टेंस हमें मेजर कर लिया, अगर हमने इसका रेजिस्टेंस और एल बाय ए मेजर कर लिया तो कंडक्टिविटी आ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, अब सुनील भैया रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या करेंगे? अब ये पूरा सेटअप मेरा जो है दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल, इसको अब हम कनेक्ट करेंगे किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैं कामना करता हूं आप लोगों को। अब इसको आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। मैं समझा पाया क्या आपको? मैं समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट हो गया। यानी मान लीजिए ये इसका रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये इसका रेजिस्टेंस है, समझ में आ गया? इसका रेजिस्टेंस होगा यहां पे, और इस रेजिस्टेंस को मैं क्या नाम दे देता हूं? इस रेजिस्टेंस को नाम दे देता हूं R2, और यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल आपका R1, एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस है जो मेरे पास है फॉर एग्जांपल R3, एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने नाम दिया फॉर एग्जांपल R4, और यहां पर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जो कि ये रहा। अच्छा, मजे की बात है, यहां पर जो पावर सोर्स होना चाहिए वो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए? वो हमारे पास एसी सोर्स होना चाहिए, ठीक है। कौन सा सोर्स होना चाहिए? एसी सोर्स होना चाहिए। अब एसी सोर्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट वांट कि यहां पर किसी भी तरीके का, अगर हम डीसी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो, इसलिए हमने यहां पे एसी यूज किया है। दूसरी बात,
अब डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे नहीं डाल दिए कि दो तार डाल दिए इसके अंदर रेजिस्टेंस मेजर होगा, नहीं, आपने यहां पे एक सेटअप यूज किया है। इस सेटअप का नाम बेसिकली यहां पर क्या है, कंडक्टिविटी सेल। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज दी कंडक्टिविटी सेल। ठीक है बेटा, तो कंडक्टिविटी सेल के माध्यम से आप मेजर करेंगे। तो यू हैव कंडक्टिविटी सेल, आपके पास यहां पे कंडक्टिविटी सेल है, तो ये कंडक्टिविटी सेल यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो यहां पर R2 है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज R1, R3 एंड R4। तो R1, R3 एंड R4 जो हमारे पास है, ये बेसिकली नॉन रेजिस्टेंसेस हैं। क्या है, नॉन रेजिस्टेंसेस हैं। और R2 ये हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू बी मेजर्ड। ठीक है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट नीड्स टू बी मेजर्ड। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपने कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर, तब तक मैं पानी पियाऊंगा, बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगी? तो बैलेंस्ड कंडीशन के दौरान, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करता हूं, तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज? जल्दी से बताइए। तब तक मैं यहां पर पानी पी लेता हूं फटाफट से, है ना, और बाहर से बॉटल ले आता हूं। तब तक आप लोग मुझे आंसर बताइए। ठीक है, साइड हट रहा हूं, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मुझे बतानी है। डन है दोस्तों, चालू करें। अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, डन है। बैलेंस्ड कंडीशन, आप लोग रेजिस्टेंसेस के पैरेलल वो चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो बैलेंस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है? देखिए, बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है। ठीक है ना, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बात मैं कामना करता हूं सभी को याद है। ठीक है, ये इसको मैं पीछे लिख देता हूं अगले पेज पे। ठीक है, डन है, इसको अगले पेज पे लिख देते हैं। तो इसकी जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। जी सुनील भाई, ये तो हमें पता है। अच्छा, ये करने के लिए बेसिकली क्या है ना, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेसिकली उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो फिर यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, R2/R3 इज इक्वल्स टू R1/R4। ठीक है, R2/R3 इज इक्वल्स टू R1/R4। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, R2 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, वो कितनी हो जाएगी? R2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि भाई R2 अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू
R3 अपॉन में R4, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R3 अपॉन में R4। सही है क्या, सही है क्या? R2 बाय R3 इज इक्वल्स टू R1 बाय R4, R2 बाय R3, R2 बाय R3 इज इक्वल्स टू R1 बाय R4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप लोग ये फॉलो करते हैं कन्वेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। R2 बाय R3 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन में R4, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा, R1 इंटू R3 अपॉन में R4, ठीक है। मेरा सिंपल सा पॉइंट यह है कि जब भी आपके पास बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो पोटेंशियल है वो बराबर हो चुका है, देयर इज नो डिफरेंस, दैट्स व्हाई नो करंट इज फ्लोइंग। ये फिजिक्स में आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये फिजिक्स में आपने बेसिकली पढ़ा होगा। तो अब मेरे को यहां पे जो R2 है दैट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरे पास इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। यहां पर इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो मेरे पास R2 है। तो मुझे R2 मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कंडक्टिविटी सेल के साथ यहां पर कनेक्ट कर दिया, और कंडक्टिविटी सेल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मेरे पास यहां पर नोन रेजिस्टेंसेस हैं। R2 मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मेजर करना है। अब जब यहां पर हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बिकॉज बोथ दीज पॉइंट्स हैव इक्वल पोटेंशियल, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। एंड देन हम बोल सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R3 अपॉन में R4, ठीक है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, ये तो हो गया, मतलब यहां पर अगर मुझे K को निकालना था तो 1 बाय R टाइम्स L बाय A ये मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनील भाई यहां पर 1 बाय R तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? अब ये क्या है, ये यहां पर एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। अब मैं आपसे एक छोटा सा पोल करता हूं, ध्यान से कैन यू डायरेक्टली मेजर, ध्यान से सुनना दोस्तों, कैन यू डायरेक्टली मेजर L बाय A? ये L बाय A क्या है, ये रहा, ये L बाय A ऑफ अ सेल। देखते हैं कितने बच्चे एनसीईआरटी अब पढ़ते हैं और समझते हैं, यस और नो। देखिएगा यहां पे नीड पड़ेगी अगली प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से मुझे इस पर्टिकुलर चीज का आंसर कर दीजिए, सारे के सारे दोस्त जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए, फटाफट से जल्दी से आंसर कर देंगे सारे के सारे दोस्त, फटाफट से इस सवाल का आंसर कर देंगे। प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जल्दी से, बड़ी ही सरल सी बात है, जल्दी से आंसर कर देंगे सारे के सारे दोस्त। कैन यू डायरेक्टली मेजर? नो, हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वेरी गुड। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन था, तो अनुष, एंडी, अर्शल, ओम अग्रवाल, डेक कैडेट, रचना, शिवान, सैयद, सोहम सिंह, माधव एंड सौम्या तिवारी। वेरी गुड। चलिए इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, देखिए यहां पर हम इस चीज को तो मेजर कर सकते हैं, अब इस चीज को कैसे मेजर करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला, आंसर नो होना चाहिए ना, मैंने क्या कर दिया, माफी चाहूंगा, एक मिनट, माफी चाहूंगा, एक सेकंड। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को नींद आ रही है क्या? सॉरी, नहीं, सॉरी, मैंने आंसर क्या बी मार्क किया, ए मार्क किया?
मैं भी चलते चलते पता नहीं क्या थॉट्स में चला जाता हूं दोस्तों। हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसी के लिए हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, सेल कांस्टेंट अभी, ठीक है। तो देखिए अगर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर करना है तो 1/r टाइम्स L/A, 1/r जो हमारे पास है वो तो बेसिकली हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर कर लेंगे, है ना। और L/A को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजर करना होगा। आप मेरी बात को समझिए, कैन वी डायरेक्टली, सवाल क्या लिखा है, डायरेक्टली मेजर। डायरेक्टली मेजर का मतलब होता है कि मैं L और A को डायरेक्टली मेजर कर ले रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं करना होता है, ये तो मैं आपको सबसे पहली चीज यहां पर बताऊंगा। अरे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, इधर फोकस करो। मैं राजस्थान से हूं, अनुषा। अनुषा बेटा तुम क्यों बातें कर रही हो, है? तो भैया ये कंडीशन आ रहा है भाई, ये देख तुम्हारे फिजिक्स वाली कंडीशन ही लिखी है भैया, ये कंडीशन नहीं समझ में आई। अरे मेरे बेटा इधर ध्यान से देख, तुम फिजिक्स में ऐसे करके डायग्राम पढ़ते होगे, उसको ऐसे कर दिया मैंने। फिजिक्स वाली समझ में आई, केमिस्ट्री वाली नहीं आ रही। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, तुम ऐसे करके तुमको डायग्राम पढ़ाया गया होगा, तो ये P/Q R/S हो गया। मतलब अगर तुम्हारा ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो यहां पर ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। देखो R2/R1 और इज इक्वल टू R3/R4। ये समझ में आया क्या? तुम्हारा फिजिक्स वाला ऐसे लगा होगा, वो यू सर्किट बना होगा। तो PQRS तो क्या हो जाएगा, P/Q R/S, ऐसे लगा लो तुम। समझ में आया? तो R1 इंटू R3 बटे में R4। आंसर वही आने हैं भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या लगा रहे हो, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा। L/A को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली का सिंपल मतलब यह है कि क्या आप यहां पे नापेंगे इस डिस्टेंस को या इस डिस्टेंस को, मतलब क्या आप ये क्रॉस सेक्शन एरिया को एक्चुअली में मेजर कर पाएंगे, या क्या आप इनके बीच की जो डिस्टेंस L है इसको डायरेक्टली मेजर कर पाएंगे? तो मेरा आंसर है यहां पर नहीं। तो फिर ये L/A को मेजर कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, रिप्रेजेंट करते हैं G* से। अब ये हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली में ये है क्या, इट इज L/A को हमने क्वांटिटी बोल दी है, दैट इज G*। तो अगर कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस किसका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है, टाइम्स L/A। L/A जो है दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन अ कंडक्टिविटी सेल। समझ में आ रहा है? यानी कि किसका रेशियो है, इस L का डिवाइडेड बाय इस A का, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और उसके बाद A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो L/A का जो रेशियो है दैट इज बेसिकली योर सेल कांस्टेंट, ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट हमारे पास होती है सेंटीमीटर, अपॉन इसकी यूनिट हमारे पास होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर या मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हो। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी जो कि यहां पे लिखी हुई है। तो सेल कांस्टेंट हमारे पास G* होता है, विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो L/A हमारे पास होता है, इसकी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यूनिट हो गई। अब आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो प्रॉब्लम यहां पर लिखी है एनसीईआरटी में, समझते हैं। द क्वांटिटी L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल G*। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स and the area of the cross section and has the dimensions of length inverse। तो ये L/A पे डिपेंड करता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसका जो डिमेंशन होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी है, मेजरमेंट ऑफ L and A इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल। यानी कि आप अगर इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करते हैं, तो पहला तो इनकन्वीनियंट आसानी से कर नहीं पाओगे, दूसरा रिलायबल नहीं कि एक्चुअल मेजरमेंट होगा। तो अब यहां पर सेल कांस्टेंट निकालू कैसे, यह सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। सुनील भाई, पहली चीज तो तुम्हारी सॉर्ट हो गई, दूसरी चीज सॉर्ट नहीं हो रही है।
मतलब तुम L और A को मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे? कंडक्टिविटी निकालने के लिए इन की पैरामीटर्स की जरूरत है। ये तो शॉर्ट है, ये तो शॉर्ट नहीं हो रहा, तो ये कैसे शॉर्ट हम करेंगे? ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटेड यूजिंग कंडक्टिविटी सेल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो हमने कर लिया, ये तो सॉर्टेड है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, द सेकंड प्रॉब्लम इज सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना। तो यार सुनील भाई, हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे करें? अब इस केस में स्टैंडर्ड कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाता है, L/A, जो कि यहां पर कंडक्टिविटी सेल की प्रॉपर्टी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर एक स्टैंडर्ड कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर क्या है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन। मतलब ध्यान से सुनिए, मुझे G स्टार यानी कि L/A कैलकुलेट करना है, तो ये कापा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, 1/R टाइम्स L/A होता है। तो यह कंडक्टिविटी टाइम्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू G स्टार हो जाएगा, ये G स्टार है। अब अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, देखिए बहुत खतरनाक बात हो रही है, मुझे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करनी थी, तो मैं उसका रेजिस्टेंस तो मेजर कर लूंगा, लेकिन L/A कैसे मेजर करूं? तो L/A को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस, मेजर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब हम यहां पर क्या करते हैं, अगर हमें L/A यानी कि सेल कांस्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, और साथ ही साथ हम यहां पे जो ये कापा की वैल्यू है, ये किसी ऐसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की लेंगे जिसकी मदद से हम बाकी सेल कांस्टेंट्स निकाल सकें। समझना मैंने क्या बोला? द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन। यानी कि अगर हमें इस G स्टार की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पर ऐसे सॉल्यूशन की वैल्यू लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए वी जनरली यूज KCl सॉल्यूशंस हुज कंडक्टिविटी इज नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसेंट्रेशंस एंड एट डिफरेंट टेंपरेचर्स। तो यह हमारी G स्टार की वैल्यू निकलेगी। आपको मेरी बात समझ में आई? देखो, किसी एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालने के लिए 1/R इंटू L/A की वैल्यू चाहिए। ये वाली वैल्यू हम लोग कंडक्टिविटी सेल और व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालेंगे। L/A की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो L/A यानी कि हमारे पास जो यहां पर होता है G स्टार, ये स्टैंडर्ड कंडीशन से हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम L/A की वैल्यू मेजर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टिविटी सेल है उसको लेते हैं, उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर KCl सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं? KCl सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी अलग अलग टेंपरेचर्स पे अलग अलग कंसंट्रेशंस नोन है। उस KCl सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल के अंदर डालते हैं, उसका कापा हमें पता है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से निकाल देंगे, तो उससे हमारा G स्टार निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस पर्टिकुलर सेल को खाली कर देंगे और इस सेल के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसका हमें क्या मेजर करना है, हमें जिसका कंडक्टिविटी मेजर करनी है। तो उसलिए कामना करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई, नहीं तो मैं इन सारे स्टेप्स को एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो ध्यान से देखना, ये आपको कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन हटाने के लिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 1 फटाफट फोकस करेंगे, स्टेप नंबर 1 जल्दी से, स्टेप नंबर 1 जल्दी से फोकस करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेजर L/A और G स्टार ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, by putting KCl in conductivity cell,
वैल्यू ऑफ K ऑफ KCl इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है एंड वी विल मेजर इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि R रेजिस्टेंस R बाय कनेक्टिंग इट टू व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान से समझना मैंने आपको क्या बोला, यह आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। सबसे पहले मान लो मुझे किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसको तो आप बाद में डालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस आपके पास जो कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर आप डालोगे केसीएल को डालोगे, जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको नोन है और आप उसके रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सेटअप से। इस पर्टिकुलर सेटअप से आप उसके रेजिस्टेंस को मेजर कर लोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास उसका रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टिविटी आपके पास कापा है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जी स्टार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जी स्टार मिल गया। नाउ जी स्टार जो कि सेल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई है, सेल कांस्टेंट वी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप नंबर 2। नाउ क्लीन कंडक्टिविटी सेल, आपने कंडक्टिविटी सेल को क्लीन कर दिया एंड पुट इलेक्ट्रोलाइट हुज के कंडक्टिविटी नीड्स टू बी मेजर्ड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कंडक्टिविटी नीड्स टू बी मेजर्ड। मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं मेरे भाई। ये जो जी स्टार आपके पास है, ये सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि L बाय ए, ये नथिंग बट L बाय ए है। दिस जी स्टार इज नथिंग बट L अपॉन ए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेल कांस्टेंट की L बाय ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये आपने कर दिया, उस सेल को खाली कर दीजिए। अब उस सेल के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट डालिए जिसका K आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, दिस विल बी connected to Wheatstone bridge. This will be connected to Wheatstone bridge and R of unknown electrolyte, R of electrolyte is calculated. R of electrolyte ये हमारे पास है A1, R of electrolyte A1, कोई भी A1 है, is calculated। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A1 जो हमें मेजर करनी थी, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय R, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटू L बाय ए। ये हमारे पास कहां से आया, ये हमारे पास आया स्टेप 2 से, और ये कहां से आया, ये आया स्टेप 1 से। समझा पाया क्या बच्चे? इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अब मैं कामना करता हूं कि मैंने आपको अपने तरीके से जब ये समझाया तो आपको समझ में आ गया। अब आपको ये बात समझ में आई? ये पैराग्राफ बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है। बच्चे बोलते हैं केसीएल कौन है, कहां से आ गया, फिर हम केसीएल मेजर कर रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइट कहां से आ गया। अरे भाई साहब, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं कामना करता हूं आपको क्लियर हो गया। पॉइंट ये, मान लीजिए आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट A1 की कंडक्टिविटी निकालनी है, तो दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए रेजिस्टेंस और दूसरा चाहिए L बाय ए। अब L बाय ए हमको कैलकुलेट सबसे पहले करना है, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम केसीएल को डाल देते हैं जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज हमारे पास हैं, और इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस टाइम्स कंडक्टिविटी हमें देगा सेल कांस्टेंट L बाय, हमारे पास सेल कांस्टेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को खाली कर देंगे, इसके अंदर हम वो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमको मेजर करनी है, और फिर उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, ताकि इस इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए, यानी कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू L बाय ए। 1 बाय R हमारे पास स्टेप 2 से आया, L बाय ए हमारे पास सेल कांस्टेंट आ चुका है स्टेप 1 से। काम खत्म हो गया, सॉल्व। बहुत एफर्ट लगाए, कामना करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन।
जल्दी से एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, इंट्रोडक्शन टू दी मोलर कंडक्टिविटी। बस इतना सा, बस 5 मिनट का टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक और है। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चैट बॉक्स में आ रहा हूं मैं देखने के लिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अरे मेरा फोन ही बंद हो गया, कैसे देखूं चैट। क्लियर है भाई? डन है, डन है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। क्लियर है? कामना करता हूं क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एज वेल एज द सॉल्यूशन। एक और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हमारे पास आता है। तो हसमुख लाल जी कहते हैं मान लीजिए मैंने 1 मोल NaCl को 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है और 1 मोल NaCl को 10 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है। यानी कि दोनों ही केस में 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया। मैं आपको बोल रहा हूं मैंने 1 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, फिर 1 मोल NaCl को 10 लीटर पानी में डिसॉल्व किया। तो हसमुख लाल जी कहते हैं इन दोनों केसेस में तो कंडक्टिविटी अलग हो जाएगी। भाई यहां पर मेरे पास 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने 1 मोल NaCl डाला। यहां पे मेरे पास 10 लीटर पानी है, इसके अंदर मैंने 1 मोल NaCl डाला। तो यहां पर तो कंडक्टिविटी अलग आएगी। बताओ क्यों? कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? कंडक्टिविटी तो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के अंदर जितने हमारे पास आयंस अवेलेबल होंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही कंडक्टिविटी है ना। भाई कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है ना। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? भाई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए क्या हमने यहां पर ये टर्म की बात करी थी, वॉल्यूम की बात करी थी? बिल्कुल करी थी, है ना। तो यहां पर तो आप देखेंगे तो कंडक्टिविटी अलग अलग आ रही। तो हसमुख लाल जी का सवाल बिल्कुल लेजिट और वैलिड है। हसमुख लाल जी कहते हैं एक बात बताओ, सेम सब्सटेंस है NaCl, दोनों का 1 मोल अपन ने लिया और 1 मोल पे अलग परफॉर्मेंस आ रही है। हसमुख लाल जी का सवाल एकदम वैलिड है। हसमुख लाल जी कह रहे हैं मैंने 1 मोल को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, 1 मोल को 10 लीटर पानी में डिसॉल्व किया। दोनों केसेस में यहां पर मेरी कंडक्टिविटी अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। 1 मोल 1 लीटर में डाला और 1 मोल 10 लीटर में डाला, तो यहां पे पर 1 मिलीलीटर में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस यहां पे ज्यादा होंगे, यहां पे कम होंगे। यहां पे ज्यादा आयंस होंगे, यहां पे कम आयंस होंगे, तो कंडक्टिविटी अलग अलग आएगी। तो ये कहते हैं कि सेम सब्सटेंस उठा रहा हूं NaCl, 1 मोल उठा रहा हूं दोनों केसेस में और परफॉर्मेंस अलग है। तो अगर ये कहते हैं कि तो अगर 1 मोल का परफॉर्मेंस चाहिए, 1 मोल का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस चाहिए, 1 मोल का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो क्या करना है? भाई यहां पर तो अपना गेम ही चेंज हो गया। आप 1 मोल NaCl को 1 लीटर पानी में डालो, 1 मोल NaCl को 10 लीटर पानी में डालो, सेम सब्सटेंस सेम क्वांटिटी अगर मैं डाल रहा हूं तो यहां पे परफॉर्मेंस अलग अलग आ रही है। तो यहां पर कंडक्टिविटी तो कहीं ना कहीं एक चीज में लैग कर रही है। भाई आपने सेम सब्सटेंस के सेम क्वांटिटी को 2 अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ वाटर में डाला, तो यहां पे परफॉर्मेंस ही चेंज हो गया। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो 1 मोल की असली ताकत बता सके कि 1 मोल में कितना दम है। तो यहां पे सिमाइला कहती है देखो इसका सोल्यूशन ये है कि अब एक ऐसी टर्म सुनील भैया से पढ़ते हैं जो 1 मोल की ताकत बताए। अब 1 मोल की एग्जैक्ट ताकत बताने वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी में दम नहीं है यहां पे इसको बताने का। 1 मोल की असली ताकत आपको कौन बताएगा? 1 मोल की असली ताकत बताएगा मोलर कंडक्टिविटी। कौन बताएगा? मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास होता है लैम्बडा, ग्रीक लेटर है लैम्बडा। तो लैम्बडा अंडरस्कोर m इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी। अब ये हमको क्या बताता है? सिंपल सी बात है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की ताकत, तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लीजिए कैपिटल V है, कुछ भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह कह रहा है कि उस V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितना दम है, कितनी कंडक्टिविटी है, वो बताओ। पॉइंट यहां पर क्या था भाई? 1 मोल को 1 लीटर में डाला, 1 मोल को 10 लीटर में डाला, दोनों में ही कंडक्टिविटी अलग अलग आ रही है। तो मैं 1 मोल की एग्जैक्ट ताकत कैसे निकालूं कि 1 मोल में कितना दम है? तो उसके लिए मैं ये प्रॉपर्टी लाया जो 1 मोल के ऊपर स्पेसिफिकली बात करती है कि भाई 1 मोल है ना, तेरे में बता कितना दम है।
चाहे तू 10 लीटर में हो, 100 लीटर में हो, 50 लीटर में हो, 150 लीटर में हो, 200 लीटर में हो, 10,000 लीटर में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक मोल तेरे में कितना दम है, तू कितनी कंडक्टिविटी ला सकता है, ये बता। मैं एक मोल चाहे मेरा इलेक्ट्रोलाइट लूं या दूसरा लूं, चाहे वीक लूं चाहे स्ट्रांग लूं, उस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितना दम है वो मेरे को बात करनी है। तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे निकलेगा। अब देखिए मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूं आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है ना, यानी कि मोलैरिटी वो क्या है, एक सॉल्यूशन की है सी मोलर्स है। एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमारे पास सी मोलर है, जिसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर क्या है, सी मोल्स पर लीटर है, यानी कि सी मोल्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि पर लीटर या ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सी मोल्स अवेलेबल है, दैट इज मोलैरिटी। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो सी मोल्स आर प्रेजेंट इन ईच लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही मैंने लिखना है। सी मोल आर प्रेजेंट इन, हर लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही तो है मोलैरिटी का असली मतलब। अगर ये मैंने लिखा सी मोलर सॉल्यूशन यानी कि सी मोल पर लीटर, इसका यह मतलब है कि हर 1 लीटर में सी मोल्स प्रेजेंट है, ये इसका मतलब होता है। जैसे मैंने बोला 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि हर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 2 मोल्स अवेलेबल है। इस 1 लीटर को मिलीलीटर के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर कंडक्टिविटी में मिलीलीटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक या 1000 मिलीलीटर में इतने मोल्स होंगे। आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, कंडक्टिविटी की जब हम चर्चा करते हैं तो हम यूजुअली 1 मिलीलीटर की बात करते हैं या 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं। आप मेरी बात से अग्री कर रहे होंगे। 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब की हम बात करते हैं। मैं मानता हूं इसके अंदर हमारे पास कितने मोल्स होंगे बेटा, x मोल होंगे। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की सी मोलर है, इसका मतलब है कि सी मोल्स हर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सी मोल्स प्रेजेंट है। 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। मैं बोल रहा हूं 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में इस वैल्यू को मैंने x मान लिया, दिस इज x मोल। ये कितनी है, x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू 1000 मल्टीप्लाई हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी c बटे में 1000, यानी कि 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर C बाय 1000 मोल का कंडक्टेंस कितना होगा, बताइए। सीधी सी बात है, 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो प्रेजेंट मोल्स थे वो क्या थे, C बाय 1000 थे। तो C बाय 1000 एक्चुअली में जो मोल्स है, दीज आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो मोल्स है इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा, यानी कि C बाय 1000 मोल्स आपके पास 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। तो आप मुझे बताइए 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होता है, क्या वो कंडक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। ये वाली स्टेटमेंट याद कीजिए फटाफट से, ये वाली स्टेटमेंट याद कीजिए। देखिए एकदम डिटेल में लेके जा रहा हूं, मजा आएगा आपको। ये देखिए 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टिविटी कहलाती है ना। तो यहां पे इन मोल्स के द्वारा जो भी कंडक्टेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज कापा, दैट इज कॉल्ड एज कापा, कापा ही होगा। अब यह बोलेगा कि भाई फिर 1 मोल में जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस आएगा, है ना, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस, ठीक है ना, इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल में कितना हो जाएगा। यहां पे जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे होंगे वो क्या होगा, लैम्डा एम होगा। हाँ या ना, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। क्या बताया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी मोलर है। सी मोलर का मतलब होता है सी मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सी मोल्स है। 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं।
हम लोग अगर बोले कि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स है, तो ये है C/1000। C/1000 जो मोल्स है, इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो 1 मोल की वजह से जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो जाएगा हमारे पास क्या, λ_m। तो ये हमारे पास λm इंटू C/1000, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा λm इज इक्वल्स टू K इंटू 1000/C। ये C एक्चुअल में यहां पर मोलैरिटी ही है, ठीक है ना, ये मोलैरिटी है। तो K इंटू 1000/C, ये डेरिवेशन ऐसे आया। मैं चाहता तो आपको रटवा सकता था, कोई डेफिनेशन की मतलब कोई मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गारंटी से आपको ये रटवा सकता था, बट मेरे को लगता है कि मैं रटवाऊंगा नहीं, तो मैंने आपको लॉजिक दे दिया, ठीक है। चलो अब आपको एक होमवर्क देते हैं, जल्दी से आप नोट कीजिए। आपको यूनिट ऑफ λm कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो ऑल राइट, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है सारी बातें, तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए आए भैया। प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन की सुनील भाई हमको आपकी बात समझ में आ गई है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सब समझ में आ गया। खत्म करेंगे आप, हर एक चीज का रीजन बता रहा हूं, प्लीज भाई एफर्ट्स कंसीडर करना। डायरेक्ट फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूं सो दैट केमिस्ट्री आपको रटना ना पड़े, ये हर एक चीज का रीजन और लॉजिक आपके पास है। प्लीज फील द सब्जेक्ट। अब ऐसा मत करना कि सब्जेक्ट रट्टू है, सब्जेक्ट घटिया है, फालतू सब्जेक्ट है, इलॉजिकल सब्जेक्ट है। अब कामना करता हूं आपको नीड समझ में आ रही है कि पहले नीड जनरेट की जा रही है, फिर आपको लॉजिक दिया जा रहा है और फिर आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो मैं सस्ते में पढ़ा सकता हूं इसको, एनसीईआरटी में जितना लिखा है डेफिनेशन फॉर्मूला बाय नहीं कर रहा वो, ठीक है। बहुत दिक्कतें आ रही है रोज क्लास लेने में, आपको बताऊं आज उदय की क्लास ले रहा था, चलती क्लास 20 मिनट के बाद अपने आप बंद हो गई, फिर से लाइव शेड्यूल कराया, फिर से क्लास ली, फिर आपकी क्लास रीशेड्यूल करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत मतलब मैं ही एक्सट्रीम मेहनत करूं, आप नहीं कर रहे, आप भी बहुत मेहनत करते हो, मेरे साथ आप मेहनत करते हो, रोज स्कूल जाते हो, फिर यहाँ पे क्लासेस लेते हो, फिर हर एक टीचर का सुनते हो, स्कूल वाले टीचरों का सुनते हो, मैं आपकी दिक्कत समझता हूं, पर बस मैं यही बताना चाह रहा हूं दिक्कतें मेरे जीवन में भी हैं, आपके जीवन में भी हैं, और जिंदगी का जो कर्व है वो हमेशा ऐसे 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 एसी की तरह चलता है, डीसी की तरह नहीं चलता। और जब तक हमारी जिंदगी का कर्व एसी की तरह चल रहा है, हमारी हार्ट बीट भी ऐसी ही चलती है, ऊपर नीचे हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन हार्ट बीट ऐसे फ्लैट हो जाती है हम मर जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में डाउन्स आ रहे हैं तो उन्हें ईमानदारी के साथ फेस कीजिए। मेरी लाइफ में भी रोज आते हैं, रोज एवरीडे, आपने देखा होगा, कभी स्लॉट नहीं मिला तो वहां भाग के क्लास ले रहा हूं, वहां पे लाइट का इशू हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, आज क्लास ले रहा हूं, टेक इशू आ गया, क्लास बंद हो गई, फिर जीरो से क्लास स्टार्ट करनी पड़ रही है। सबके साथ होता है। लेट्स एक्सेप्ट कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, साथ में मिलकर लड़ेंगे, जब तक हम साथ हैं। लेट्स स्टे टुगेदर एंड फाइट टुगेदर, यही चीज मुझे आपके साथ चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए एंड ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को, एंड थैंक यू सो मच यार। #SB साथ है, #PW साथ है, दोनों आपके साथ है, टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।